नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत ऊधम सिंह नगर में स्थित खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में विशेष अनुरोध किया था। सीएम धामी का कहना था कि इस परियोजना के माध्यम से उत्तराखंड में 15,000 करोड़ का निवेश संभावित है और करीब 50,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एनआईसीडीपी के तहत 28,000 करोड़ से ज्यादा के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले से देश में औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा, जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा जो लगभग 1200 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहां उद्योग तो आएंगे आएंगे, लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी। उधर हरिद्वार के खड़खड़ी और कनखल स्थित शमशान घाटों पर बिजली के जरिए शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि डीएम धीराज सिंह गबरयाल ने खड़खड़ी शमशान घाट का निरीक्षण करने के बाद नगर निगम को विद्युत शवदाह शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे शहरों और राज्यों से लोग अपने मृतकों की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं। अनुमान के मुताबिक यहां रोजाना करीब 150 क्विंटल लकड़ियों की खपत होती है। इसके साथ ही डीएम का कहना है कि नगर निगम के द्वारा खड़खड़ी शमशान घाट पर पहले से मौजूद विद्युत शवदाह को शुरू कराया जाएगा। साथ ही कनखल के शमशान घाट पर इसकी शुरुआत की जाएगी। इससे लकड़ियों की खपत भी कम होगी और अंतिम संस्कार में समय भी कम लगेगा। पर डे का अगर हम देखते हैं लगभग 150 से 200 कुंटल के करीब लकड़ी की खपत होती है उसमें, और जैसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो अच्छा नहीं है। और चूंकि खड़खड़ी में ऑलरेडी वहाँ पे शवदाह बना हुआ है, विद्युत शवदाह, वो फंक्शनल स्थिति में नहीं है। तो शमशान घाट के जो मेंबर्स हैं, जो समिति हमारी बनी है, उन लोगों से हमने वार्ता की है कि इसको आप एक एस्टिमेट बना के हमें दे दीजिए, तो नगर निगम के माध्यम से हम चाहे कनखल का हो और या फिर खड़खड़ी का हो, हम दोनों इन शवदाह को चलाएंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता और उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने दावा किया है कि जल्द ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। आरक्षण को लेकर समिति का गठन किया गया है, जिसके फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि कुछ निकायों के क्षेत्र में बदलाव किया गया है, जिनकी परसिमन का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस के पास आरोप के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जहां तक निकाय की बात है, तमाम वर्गों का ध्यान रखना पड़ता है। रिजर्वेशन की चीजें हैं, बीच में लोकसभा का चुनाव हो गया, इस कारण चुनाव हो नहीं सकते थे, 4 महीने लोकसभा के लग गए। और सरकार चाह रही है अब क्या है कि अभी विधानसभा से लेकर एक प्रमुख समिति भी बनाई है कि कहाँ ओबीसी है, किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो और एक अच्छा निगम बने, अच्छी नगर पालिकाएं बने, जनहितकारी बने। इसके लिए सरकार सभी वर्गों की सारी सीटों पर एक ध्यान देते हुए और निश्चित रूप से बहुत जल्दी निकाय चुनाव कुछ होता ही नहीं था। स्वीकृति नहीं है, ये हमने पहाड़ का आदमी है, वो तो मुझको गलती कुछ करता ही नहीं था।
आपके नाम अरे कोई लेटर की जरूरत नहीं है, आप लिखो सीधे कि साहब हम लोगों ने काफी आपको 3 मिनट का वीजा दे दिया, मैं उस एमपी को पूरे वर्ष करवाऊँ। उधर देहरादून शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में देश के टॉप 50 शहरों की सूची में लाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि इन सभी जगहों पर स्वच्छता के प्रबंधों और कार्यों को लेकर 150 में से अंक दिए गए हैं और इस बात को लेकर देहरादून के सहायक नगर आयुक्त एसपी जोशी ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार देहरादून में 93 प्राइमरी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट तैयार करके हमने शहर विकास निदेशालय को भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद उस पर संकलन होगा और फिर उसके अनुसार स्कूलों को रैंकिंग दी जाएगी। जो भारत सरकार की स्वच्छता की गाइडलाइन थी SBM 2.0, उसके तहत हमने 93 जो हमारे प्राइमरी स्कूल थे, विद्यालय हैं, उसमें सर्वेक्षण कराया था और हमारी निगम की टीम और एक हमारी बेसिक्स है जो IC एक्टिविटीज करती है, उनके ज्वाइंट एडवेंचर में हमने उन्हें भेजा था। 93 स्कूलों का सर्वे कराया है। उसका जो भी उनकी स्थिति का तो जो डेटा है वो हमने सभी को अलग अलग स्कूलों के वाइज निदेशालय शहरी विकास को भेज दिया था और उसके बाद अभी हम उसका संकलन करेंगे। उधर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों में तेंदुए ने कई मवेशियों पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि वहीं वन विभाग ने तड़म गांव में पिंजरा लगा दिया है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जिससे कि तेंदुए की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें दिन दहाड़े तेंदुए दिखाई दे रहा है, जिससे कि मवेशियों की जंगल से चारा और लकड़ी लाना और स्कूली बच्चों स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र गश्त करने की मांग की है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा सरन ने बताया कि बीते दिनों तड़म गांव में लगातार स्थानीय लोगों द्वारा पालतू जानवरों पर तेंदुए द्वारा हमला किए जा रहे थे और स्थानीय लोगों की शिकायत पर बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही थी। हमें लगातार तेंदुए द्वारा जंगली के लोगों के पालतू जानवरों पर हमला किया जा रहा था। लोगों की भी शिकायत थी, बच्चों के स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इसको देखते हुए टीम गठित कर दी गई थी, कैमरे टेप लगा दिए गए थे और निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान जो चिन्ह प्राप्त हुए उसके आधार पर एक प्रपोजल बना के कैमरे की पिंजरे की परमिशन दी गई और उच्च अधिकारी द्वारा जो पिंजरे की परमिशन मिली उसके बाद क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है और देखते प्रयास किया जा रहा है कि तेंदुए को रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए टीम लगातार वहाँ सक्रिय रूप से गश्त कर रही है, क्षेत्र की निगरानी भी रखी जा रही है। इसके लिए जो हमारे विभाग अधिकारी मोहन है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया है। उधर 31 अगस्त से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले दिन जौली ग्रांट एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचेंगे। इस दौरान वो राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही 1 सितंबर को ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड सहित जो है कई राज्यों में ईडी की रेड देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड सहित कई राज्यों में ईडी की रेड देखने को मिली है। फर्जी रजिस्ट्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड, रजिस्ट्री घोटाले, भूमाफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भूमाफिया समेत कई के ठिकानों पर पहुंची टीम, खंगाल रही फर्जी रजिस्ट्री में शामिल आरोपियों के घर। बिल्डर्स के लोकेशन पर चल रही है जांच। जुलाई 2022 का है ये पूरा मामला।
तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड सहित कई राज्यों में ईडी की रेड चल रही है और ऐसे में फर्जी रजिस्ट्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड की गई है। साथ ही साथ बता दें आपको कि जुलाई 2022 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जिसको लेकर जो है उत्तराखंड सहित कई राज्यों में ईडी की रेड देखने को मिली है। रजिस्ट्री घोटाले भूमाफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से ईडी की तरफ से देखने को मिल रही है। भूमाफिया समेत कई के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची, खंगाल रही है फर्जी रजिस्ट्री के में शामिल आरोपियों के घर और बिल्डर्स के लोकेशन पर चल रही है जांच। तो उत्तराखंड सहित कई राज्यों में ईडी की रेड देखने को मिल रही है। फर्जी रजिस्ट्री और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये रेड की गई है। रजिस्ट्री घोटाले भूमाफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से ईडी की तरफ से देखने को मिल रही है। चलिए खबरों का रुख करते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी जो है आरोप लगाया है। दानदाता को ही पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां है उस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। केदारनाथ सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया, जो मैंने अभी सुना। माननीय पर्यटन मंत्री जी इस प्रकरण में पहले तो बहुत मुखर थे और जिस समय ये हुआ करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.25 साल हो गया, जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय तो काफी मुखर थे और उन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में इस बात को कहा था कि कमिश्नर स्तर की जांच बिठा रहा हूं मैं और मैं कमिश्नर स्तर की जांच कर 1 महीने में इसकी रिपोर्ट तलब करूंगा। बहरहाल माननीय पर्यटन मंत्री जी, आपका वो 1 महीना अभी तक नहीं आया और अब भी आपने ये बात कही है कि शासन स्तर पर वो जो जांच है वो शासन स्तर में है, शासन पे है। मैं ये पूछना चाहता हूं नंबर 1 कि शासन आपके अलावा और कौन है शासन? आप पर्यटन मंत्री हैं और चूंकि आप पर्यटन मंत्री हैं तो आप ही शासन हैं और आप कह रहे हैं कि जांच जो है वो शासन में है, तो आपके अलावा और कौन उस विभाग में शासन है? कृपया ये भी आप जो है जनता को बता दीजिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। Hey mom,
I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom, hey, look, I can download a song. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर की नर्स हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। मृतक नर्स के परिजनों से मिलने और उसके आवास पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड राज्य में रह रहे अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल है। चाहे हरिद्वार जिले की बात हो या ऊधम सिंह नगर की, आए दिन बलात्कार और हत्याएं और लूट की घटनाएं हो रही हैं। आज महिला अपराध में उत्तराखंड नंबर 1 बन चुका है। देखिए, विश्वास ना परिवार को है ना हमको है। जो जानकारियां हमको मिली है वो बेटी स्पोर्ट्स पर्सन थी, जिम करती थी और एक शराबी और जो नशेड़ी व्यक्ति है वो उनको काबू नहीं कर सकता था, हमारा भी मानना है। पुलिस ने अपनी खाल बचाने के लिए आनंद फानन में किसी को पकड़ा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो और चीजें आती हैं उन पे नजर हमारी रहेगी और परिवार जब संतुष्ट नहीं है तो पुलिस को और उसमें मुस्तैदी से कार्य करने की आवश्यकता है, मेरा ये मानना है। और जो शब्द मैंने ऑन टीवी कप्तान के सुने हैं उससे मेरा भ्रम टूटा है या विश्वास टूटा है कि न्याय हो रहा होगा। और जो मैं पूरे प्रदेश में इस समय स्थितियां देख रहा हूं, 13 साल की बच्ची का बलात्कार आईएसबीटी देहरादून में, 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या हरिद्वार में, हाथी बरगला में मंत्री के आवास के बगल में महिला का बलात्कार और हत्या, अंकिता भंडारी, किरण नेगी, ममता जोशी बहुगुणा आज तक गायब है, उत्तरकाशी की 4 बहनें, पिंकी और पता नहीं कौन कौन। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी सौरभ भास्कर की वारदात के समय फॉरेंसिक जांच में लोकेशन घटनास्थल पर मिली थी। पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से कहा गया कि ये एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी, जिन्होंने अंकिता भंडारी पर जबरदस्ती वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दबाव डाला। उधर ऐतिहासिक और पौराणिक नंदा देवी मेला इस साल विवादों में घिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नंदा देवी मंदिर कमेटी ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एडम्स इंटर कॉलेज का मैदान, जहां हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, इस बार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। कमेटी के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से एडम्स इंटर कॉलेज मैदान की मांग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए की है। अगर हमें ये मैदान नहीं मिलता है तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करेंगे। मेला कमेटी ये है, मेला कमेटी का काम था कि ये, क्योंकि कुमाऊं का पौराणिक मेला है, इस मेले को जगह जगह फैलाना, जगह जगह इस मेले के बारे में बताना लोगों को। लेकिन अब जब जगह ही नहीं होगी तो मेला कमेटी क्या करेगी? मेला कमेटी केवल नंदा देवी परिसर में मेला करेगी, पूजा अर्चना करेगी, और बाकी जो यहाँ के रंगकर्मी है जिनको हम यहाँ से तलाश के आगे को भेजते थे वो सब हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं पूरा आपके माध्यम से सभी उन कलाकारों को जिनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है
और जिनको जो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वो छोटे छोटे नौनिहारों को, उन स्कूलों को, बच्चों को जो यहाँ पर हमेशा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, उन सबसे मैं क्षमा याचना मांगना चाहूंगा कि अगर हमें अभी भी जिला प्रशासन को एक चेतावनी के रूप में कहता हूं कि जिला प्रशासन अगर हमको एडम्स मुहैया कराएगा तो हम एडम्स में कार्यक्रम करके फिर उससे कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। उधर नगर कांग्रेस कमेटी ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सचिव शैलेंद्र बिष्ट की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं जो है तहसील पहुंचे और उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मौजूदा सरकार सख्त कानून का पालन नहीं करवा पा रही है, जिसके चलते महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है। उधर कोटद्वार में एक निजी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक 14 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बता दें कि बीते रोज स्कूल से छुट्टी होने के बाद 9वीं कक्षा का यह छात्र अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। तो वहीं परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने लापता छात्र को तलाश करना शुरू कर दिया है। एक हमारे पास एक सूचना ये कि एक बच्चा है जो 9th क्लास में पढ़ता था, तो वो घर पे वापस नहीं आया स्कूल के बाद, ये हमारी सूचना आई है। तो उसमें हमने रात भी लगभग हर जगह हमने चेकिंग भी करवाई थी और डिफरेंट जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनको सूचित कर दिया था। तो इसके बाद हम आज सुबह से लगे हुए हैं उसमें कि कहाँ पर जा सकता है बच्चा। टैक्सी स्टैंड पे भी चेक कराया गया है, टैक्सी स्टैंड पे भी इन्फॉर्मेशन देखी जा रही है और AST भी काम कर रही है हमारी उसमें। स्कूल्स पे भी पता करा जा रहा है कि भाई कहाँ पर है बच्चा, किसी दोस्त को बताया है, किस कहाँ पर है, और CCTV कैमरेज भी चेक कराए जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्चे को हम सकुशल बरामद कर पाएं। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण की जमीन पर एक बार फिर से सर्वे का काम शुरू हो गया है। रेलवे की टीम और जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई 6 अन्य विभागों की टीम के साथ अतिक्रमण वाले क्षेत्र में पहुंची, जहां पर टीम के द्वारा दस्तावेजों को लेकर सर्वे किया गया। इस दौरान रेलवे और स्थानीय पुलिस की भी जो काफी संख्या में मौजूद रही। सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों के अंदर काफी चर्चाएं भी हो रही थी। इस दौरान SDM परितोष वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और तहसीलदार सचिन कुमार समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनके कंप्लायंस के क्रम में यहाँ पे सबसे पहले DGPS के माध्यम से सर्वे किया गया था रेलवे विभाग द्वारा, और अभी जो है डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जितने भी यहाँ पे जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं, हैबिटेंट्स हैं, इनका डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है कि कितने लोग हैं, क्या है। और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, जैसे बिजली विभाग है, यहाँ पानी विभाग है, आपूर्ति विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी लोग हैं मौजूद, और जल्दी पूरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें 6 सेक्टर्स में पूरे एरिया को बांटा गया है और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर्वे में सर क्या निकलने वाला है, मतलब किस प्रकार से सर्वे आगे क्या रहेगा? इसमें ये रहेगा कि एक जो भी रेजिडेंट कोई है उसमें उस परिवार में कितने लोग हैं, मुखिया कौन है, अन्य लोग कौन है, किराएदार कौन है, सारी चीजों को मेटिकुलस लेवल पे सारी डिटेलिंग की जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में आज रेलवे विभाग, नजूल, नगर निगम विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, पूर्ति विभाग और जितने अन्य आवश्यक विभाग है उनकी एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है। 6 टीमें बनाई गई हैं। रेलवे विभाग द्वारा जो जगह की उपलब्धता के लिए अनुरोध किया गया था, उसी जगह पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के उपरांत ये बताया जा सकेगा कि कितना भूभाग और कितनी परिवार और कितने भवन हैं जो इसकी जद में आएंगे। और सर्वे के लिए निर्देशित किया गया है, एक प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप में ही काम करना है। आज सुबह सभी टीमों की एक ब्रीफिंग भी की गई है, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, सहायक नगर आयुक्त के द्वारा, SDM के द्वारा, और हमारा प्रयास है कि ये सर्वे बहुत ही इफेक्टिवली, फास्टली, डोर टू डोर और शांतिपूर्वक निपट जाएगा। सर, हम बात करें सर्वे कार्य कब तक चलेगा, कितना भी सर्वे? अभी इस सर्वे को आज ही प्रारंभ किया गया है, क्योंकि काफी बड़ा भूभाग है तो उसमें समय लगेगा। उधर खबर हल्द्वानी से है, जहां सड़क चौड़ीकरण के कारण नैनीताल रोड पर रोडवेज स्टेशन से सिंधी चौराहे तक 20 दुकानों का पूर्ण तरह ध्वस्तीकरण होना है, जिसमें 12 नगर निगम की 8 निजी लोगों की दुकानें हैं।
तो वहीं एक मंदिर और 3 सहकारी समिति की दुकानें जिनको पहले हटा दिया गया और स्टेडियम और सरस मार्केट, महिला अस्पताल और बेस हॉस्पिटल का अतिक्रमण भी पहले हटा दिया गया है। साथ ही बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान 101 में से 20 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। 12 नगर निगम के किराए की और 8 निजी दुकानें शामिल हैं। फ्री होल्ड और निजी स्वामित्व वाली 9 दुकानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा हमारे हल्द्वानी नगर की विभिन्न चौराहों और जो भी बॉटलनेक्स हैं उनका चौड़ीकरण के लिए, ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सर्वेक्षण किया गया था। उसी के क्रम में हल्द्वानी के 13 चौराहों का और जो जितने भी बॉटलनेक्स हैं उनको सुधारीकरण की DPR लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई। उसमें शासन द्वारा लगभग 17 करोड़ रुपया इसमें स्वीकृत किया गया था। हल्द्वानी नगर के लगभग 12 चौराहों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है या पूर्ण होने की स्थिति में है और उसका धरातल पर भी उसका असर आपको दिखता होगा। इसी क्रम में जो हमारा सबसे बड़ा बॉटलनेक है वो मंगल पड़ाव से और रोडवेज के बीच में है, जहां पर कई स्थानों पर सड़क मात्र 6 मीटर चौड़ी है, कहीं पर 7 मीटर है, जबकि जो हमारी अनुशंसाएं हैं उसके हिसाब से मध्य बिंदु से करीब 20 मीटर डामर रोड होनी चाहिए। उसके अलावा 2-2 मीटर दोनों ओर फुटपाथ, इसके अलावा जो यूटिलिटीज हैं, बिजली के खंभे हैं, पानी की लाइन है, नाली है, इसके लिए आरक्षित की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।